जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम कुलदीप है और स्वागत है आपका अपने चैनल दीप्स एजुकेशन पर। हम लोग देख रहे हैं मिडाइवल हिस्ट्री या मैं कहूँ मध्यकालीन इतिहास। इससे पहले हमने देखा था मॉडर्न, मैं कहूँ आधुनिक इतिहास। हमारी मिडाइवल की 2 क्लासेज हो चुकी हैं, जिसमें हमने देखा था कि इस्लाम धर्म कैसे आया, पैगंबर साहब कौन थे। उसके बाद हमने देखा कि इस्लाम धर्म का उद्देश्य क्या था, पर्पज़ क्या था। फिर हमने देखा था कि इस्लाम धर्म पहले तो पूरी दुनिया में आया, सऊदी अरब में आया था। फिर धीरे-धीरे उस धर्म को फैलाने के लिए भारत में किस तरह हमले हुए। ठीक है? तमाम सारी बातें हमने देखी थी कि किस-किस ने यहाँ पर हमला किया था, चाहे मोहम्मद बिन कासिम हो, चाहे महमूद गजनी हो, चाहे मोहम्मद गौरी हो। किस तरीके से पृथ्वीराज चौहान हैं, उनकी हार हो जाती है। किस तरीके से जो जयचंद हैं, कन्नौज के राजा, उनकी मौत हो जाती है। मैंने आपको साथ-साथ यह चीज़ भी बताई थी कि तराइन के सेकंड युद्ध में मोहम्मद गौरी के साथ में उनका एक सेनापति आता है जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। आज हमें उसी के बारे में देखना है। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको ऐसी ही वीडियोज और आगे मिलती रहें जो आपके एग्जाम को देखते हुए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि हम बहुत कम पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ेंगे ऐसा जो आपके एग्जाम में आने वाला हो। ठीक है? एग्जाम को देखते हुए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होने वाली है। यह सब करने के बाद में फिर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको भी देखेंगे। वो करने में काफ़ी आपको मज़ा आने वाला है, क्योंकि चीज़ें यहीं से मिलती-जुलती आपको वहाँ पर दिखाई देंगी। ठीक है? आपको कोई क्वेश्चन है, आप जुड़ना चाहते हैं हमसे, तो टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम की लिंक दी गई है। यहाँ जाकर भी आप क्लिक कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ इनको नीचे कमेंट बॉक्स में पिन कर दूँगा, वहाँ जाकर भी आप जुड़ सकते हैं। तो ज़्यादा फालतू टाइम खराब किए बिना हम स्टार्ट करते हैं आज से। ठीक है? आज हमें देखना है दिल्ली सल्तनत के बारे में। दिल्ली सल्तनत थी क्या? मैंने बताया था आपको, जब कुतुबुद्दीन ऐबक साथ आया था तराइन के दूसरे युद्ध में। ठीक है? उसी के बाद 1210 में, ठीक है, 1206 में मौत हो जाती है किसकी? मोहम्मद गौरी की। मोहम्मद गौरी थी, मोहम्मद गौरी था, उसकी मौत हो जाती है 1210 में। सॉरी, मैं क्या बोल रहा हूँ। मोहम्मद गौरी है, उसकी मौत हो जाती है 1206 में। ठीक है? तो हमने कल जो लास्ट क्लास में देखा भी था कि इस्लाम धर्म का जो संस्थापक है, फाउंडर है, वो मोहम्मद गौरी को माना जाता है। लेकिन मोहम्मद गौरी की मौत हो गई थी। तो अब भारत में किसने अच्छे से इस्लाम धर्म को फैलाया था या स्थापना की थी, एक तरह से ऐसा मान सकते हैं, तो वो था कुतुबुद्दीन ऐबक, जो इसका सेनापति भी था और इसका दास भी था। तो दिल्ली सल्तनत को आप इस तरह समझ सकते हो कि एक तरीके से भारत में भारत में जो इस्लाम है वो आ चुका है। या आप इसको भी मान सकते हो कि भारत में जो मुस्लिम है, मुस्लिम का साम्राज्य है, वो आ चुका है। ठीक है? तो दिल्ली सल्तनत वही था कि दिल्ली की गद्दी पर अब कोई मुस्लिम है वो बैठ चुका है। ठीक है? तो उसके बारे में हमें देखना है। ये जो टाइम पीरियड है 1206 से 1526 आपको याद होना चाहिए। एग्जाम में डायरेक्टली आपसे कोई नहीं पूछेगा, लेकिन यह आपको याद रहेगा तो बहुत सारी चीजें आपकी अपने आप ही क्लियर होती हुई चली जाएंगी। ठीक है? तो दिल्ली सल्तनत की जो स्थापना की थी, वो की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है? स्थापना किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, क्योंकि 1206 में मोहम्मद गौरी की मौत हो जाती है। ठीक है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी। दिल्ली सल्तनत क्या है? वही है कि दिल्ली की गद्दी पर एक तरह से सुल्तान बैठ चुका है। और ये बात याद रखना, कोई पूछेगा नहीं, फिर भी आपकी नॉलेज के लिए है। जितने भी दिल्ली सल्तनत में राजा हुए हैं, उनको हम बोलते हैं सुल्तान। ठीक है? उनको हम बोलेंगे सुल्तान। और जितने भी मुगल हुए हैं, उनको हम बोलते हैं बादशाह। हम बोलते हैं ना बादशाह अकबर। ठीक है? इस तरीके से हम लोग बोलते हैं सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी। तो वही अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी, मोहम्मद मोहम्मद बिन तुगलक, इन सभी के बारे में हमें देखना है, दिल्ली सल्तनत में ही देखना है। ठीक है? ठीक है, ये हो गया था 1206 से 1526 तक। स्थापना किसने की थी दिल्ली सल्तनत की? कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। दिल्ली सल्तनत में आपको टोटल 5 डायनेस्टी या 5 वंश के बारे में आपको पढ़ना है। इनके नाम ऐसे हैं जो आप नहीं भी चाहोगे तो अपने आप याद हो जाओगे। कहीं ना कहीं आपको इतनी बार चीजें आपकी रिपीट होती रहेंगी। तो जो पहला वंश था, जो पहला नाम था, वो था दास वंश। इसका दास नाम क्यों पड़ा था? क्योंकि आपको पता है कि इसकी स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक करता है। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? वो दास था, नौकर था, गुलाम था, स्लेव था। किसका? मोहम्मद गौरी का। इसलिए यह दास वंश की स्थापना करता है। दास वंश को आप स्लेव डायनेस्टी कह सकते हो, आप गुलाम वंश कह सकते हो। एक नाम और आएगा, मामलुक वंश।
मामलुक नाम दिया था हबीबुल्लाह ने, उसके बारे में हम बाद में देख लेंगे। दास वंश के बाद में फिर आया था खिलजी वंश। ठीक है, दास वंश के बाद में आया था खिलजी वंश। खिलजी के बाद में आया था तुगलक वंश। इनका सीक्वेंस आपको याद होना चाहिए, अपने आप याद हो भी जाएगा। तुगलक वंश के बाद में आया था सैयद वंश। और सैयद के बाद में आया था लोधी, जिसमें आपने नाम सुना होगा, बहलोल लोधी, और सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी कौन था? जिसका युद्ध होता है बाबर के साथ में, कौन सा? पानीपत का युद्ध। ठीक है, 1526 में। ये 5 वंश हैं, हमें इन्हीं के बारे में एक-एक करके पढ़ते हुए जाना है कि इसमें कौन-कौन से इंपॉर्टेंट राजा हुए थे, कौन-कौन से काम करवाए थे। तमाम सारी बातें हम देखेंगे, हँसते-खेलते चीज़ें सारी आपको याद हो जाएँगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है? चलते हैं अगली स्लाइड पर। पहला आ गया दास वंश। दास वंश के बारे में हमें पढ़ना है कि इसका जो टाइम पीरियड था, वो था 1206 से 1290 के बीच में। याद हो तो ठीक, नहीं हो तो ठीक, है ना? याद कर लोगे तो चीजें आपको आसान हो जाएंगी बताने में, नहीं हो तो तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहली बात तो वही, दास वंश की स्थापना किसने की थी? जैसा कि मैंने बताया था, दास वंश की स्थापना की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। दास नाम क्यों दिया था? क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक था, वो दास या नौकर हुआ करता था, गुलाम हुआ करता था मोहम्मद गौरी का, इसलिए इसने दास नाम रखा था। तो दास वंश की स्थापना है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। ठीक है, और इसके अलावा पता होना चाहिए दास वंश के कुछ अन्य नाम भी थे। कौन कौन से? गुलाम वंश। दास और गुलाम एक ही बात होती है। एक इंपॉर्टेंट नाम और है, वो है मामलुक वंश। वो नाम है मामलुक वंश। क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं कि मामलुक नाम है वो किसने दिया था, तो मामलुक नाम दिया था हबीबुल्लाह ने। ये सब बातें आप कॉपी में नोट डाउन करते हुए चलें, जिससे एग्जाम में आए तो आप तुरंत करके आ जाओगे ना। हबीबुल्लाह ने मामलुक नाम दिया था। ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब हमें एक एक राजाओं के बारे में देखना है, जो जो इंपॉर्टेंट हुए हैं, क्योंकि सबको कोई नहीं पढ़ता है। जो इंपॉर्टेंट हुए उन्हें इतिहास में याद रखा जाता है। ठीक है, हाँ, पहला नाम आता है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में इसका आप देख सकते हो टाइम पीरियड 1206 से 1210 तक। याद हो तो ठीक, नहीं हो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम फिर से वो लाइन लिखेंगे कि यह दास वंश का फाउंडर था या फिर संस्थापक था। मैंने बता ही दिया कि दास नाम क्यों रखा था इसने। ठीक है, उसके बाद में आपको पता है कि ये मोहम्मद गौरी का एक दास हुआ करता था। ठीक है, मोहम्मद गौरी का एक दास था, जो तराइन के दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी के साथ आया था। इसलिए यह दास वंश का प्रथम मूल दास था। फर्स्ट मूल दास था। मूल दास का मतलब क्या है? सबसे पहले इसी ने ही दास वंश की स्थापना की है। यह खुद एक दास था, तो इसलिए यह खुद एक मूल दास हो गया। मतलब सबसे पहला दास यही था दास वंश का। ठीक है, इसमें कोई भी समझने वाली बात नहीं है। फिर पता होना चाहिए, इसने एक वंश की स्थापना की थी, उस वंश का नाम था, इस नाम से भी दिख रहा है, कुतुबी। इसने कुतुबी वंश की स्थापना की थी, नाम से दिख रहा है कुतुबुद्दीन, तो कुतुबी नाम याद होना चाहिए, कुतुबी। ठीक है, इसने कुतुबी वंश की स्थापना की थी। दो तीन उसकी उपाधियां हैं, उपाधि आपको याद होनी चाहिए, एग्जाम में बार बार पूछ ली जाती हैं। ठीक है, पहली उपाधि है लाख वक्स। पहली उपाधि है लाख वक्स। दूसरी उपाधि है पील वक्स। ठीक है, और तीसरी उपाधि है कुरान खवा। कुरान खवा, KHWA। ठीक है, कुरान खवा। लाख वक्स जो लाखों देता हो लोगों को, पील वक्स जो हाथी का दान करता हो, हाथी देता हो, कुरान खवा। ठीक है, ये तमाम सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। कौन कौन सी बातें हैं, मैं नोट डाउन करते हुए चलता हूँ, आप इंपॉर्टेंट मार्क कर देता हूँ। पहला, कि दास वंश का एक संस्थापक था। दूसरी बात पता होनी चाहिए कि दास वंश का पहला मूल दास कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबी वंश की स्थापना किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। लाख वक्स किसकी उपाधि है? या पूछ लेगा कुतुबुद्दीन ऐबक की उपाधि कौन सी नहीं है इनमें से, या कौन सी है? तो लाख वक्स, पील वक्स और कुरान खवा, ये तमाम सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। अब हमें देखना है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने कौन कौन से काम करवाए थे। कुतुबुद्दीन ऐबक के हमें जो कार्य हैं, वर्क हैं, उनके बारे में हमें देखना है। पहला,
कि इसने अपनी राजधानी दिल्ली बनवाई। क्या किया? इसने अपनी राजधानी है दिल्ली बनवाई थी। दूसरा, सबसे बड़ी इमारत जो आपने नाम सुना भी होगा, कुतुब मीनार। कुतुब मीनार कहां पर है? दिल्ली में है, सबको पता होता है। तो कुतुब मीनार का इसने निर्माण कार्य शुरू करवाया था। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य शुरू करवाया। याद पता होना चाहिए आपको, एग्जाम में घुमा फिरा के पूछ लेगा। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य शुरू किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। लेकिन कुतुब मीनार का निर्माण कार्य खत्म किसने करवाया था? वो करवाया था इल्तुतमिश ने। जो उसका बेटा हुआ करता था इल्तुतमिश, उसने कुतुब मीनार का निर्माण, सॉरी बेटा नहीं, दामाद हुआ करता था, उसने कुतुब मीनार का निर्माण कार्य खत्म करवाया था। पता होना चाहिए, क्वेश्चन पूछ लेगा कि किसने काम करवाना शुरू किया था और किसने के समय में काम पूरा हुआ था। ठीक है? तो कुतुब मीनार का निर्माण करवाना शुरू किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, खत्म हुआ था इल्तुतमिश के समय में। ठीक है। एक सबसे पहली मस्जिद थी दिल्ली सल्तनत की। दिल्ली सल्तनत की सबसे पहली एक मस्जिद बनी थी, उसका नाम था कुवत उल इस्लाम। वो इसी ने बनाई थी। क्या नाम था? कुवत उल इस्लाम थी, जो इसने बनाई थी। दिल्ली सल्तनत की पहली मस्जिद थी। ठीक है, ये आपको पता होनी चाहिए। एक सबसे इंपॉर्टेंट है, आप सभी ने इसको पढ़ा भी होगा, 2.5 दिन का झोपड़ा। ठीक, 2.5 दिन का झोपड़ा जो कहां पर है? ये है राजस्थान के अजमेर में। ठीक है, यह भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। ठीक है, ये तमाम सारी 4 बातें हैं, पता होनी चाहिए आपको। फिर इसकी मौत हो जाती है 1210 में। कहां पर? लाहौर में। लिखता हूं मौत। इसकी मौत हो गई थी 1210 में लाहौर में। कौन सा, मतलब कैसे मौत हुई थी? चौगान। चौगान समझते हो? पोलो है ना, पोलो को आप सब जानते हो। तो पोलो खेलते हुए कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत हो जाती है। कौन कौन से आपके काम की बातें हैं इसमें से? पहली वही, राजधानी दिल्ली बनवाई थी। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य शुरू करवाया था। दिल्ली सल्तनत की पहली मस्जिद है, तो मस्जिद का नाम याद होना चाहिए, किसने बनवाई थी, दोनों बात पता होनी चाहिए। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पर और किसने बनवाया था, यह आपको पता होने चाहिए। फिर ये भी कभी कभार पूछ लेते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत कहाँ हुई थी? लाहौर में हुई थी। कैसे हुई थी? चौगान खेल खेलते समय। कई बार पूछ लेगा, चौगान खेल खेलते समय लाहौर में किसकी मौत हुई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत हुई थी। ठीक है, ये तमाम सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद में फिर गद्दी पर बैठता है, दिल्ली की गद्दी पर। उसका नाम था आराम शाह। आराम शाह के बारे में ज्यादा कुछ पढ़ने को है नहीं है, क्योंकि समझ सकते हो ये सारे टाइम बस आराम ही आराम किया करता था। ठीक है, ये है सारे टाइम क्या करता था? बस आराम ही करता था, इसलिए इसके बारे में ज्यादा कुछ पढ़ने को नहीं है। ठीक है, बस ये पता होना चाहिए, ये कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र हुआ करता था। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक का ये पुत्र हुआ करता था। ठीक है, इसको हरा दिया था इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। अब हमें देखना है इल्तुतमिश के बारे में। इल्तुतमिश के बारे में हमें बहुत कुछ पढ़ने को है। किस तरीके से? आपको पता है कि दिल्ली सल्तनत का जो संस्थापक था, फाउंडर था, वो तो था कुतुबुद्दीन ऐबक। देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक की 4 साल में ही मौत हो जाती है। 1206 से 1210 तक कुतुबुद्दीन ऐबक गद्दी पर रहा था, मौत हो जाती है। ज्यादा वो काम नहीं करवा पाया था। तो कहने को तो कुतुबुद्दीन ऐबक है, वो दिल्ली सल्तनत का संस्थापक था, लेकिन इल्तुतमिश है, यह दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। मतलब एक तरह से इन्होंने बहुत सारे काम कराए थे, तो इसको कहते हैं दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक, रियल फाउंडर। ठीक है, इसको दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। इसका जो टाइम पीरियड है आपको याद हो तो ठीक, नहीं हो तो ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1211 से 36 के बीच में। ठीक है, ये तमाम सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, यह दिल्ली सल्तनत का वास्तविक वास्तविक संस्थापक था। ठीक है, उसके बाद में आपको पता होना चाहिए कि यह भी कुतुबुद्दीन ऐबक का दास था। अब चूंकि कोई दास गद्दी पर बैठेगा तो क्या बोलेंगे उसको? बोलेंगे कि यह दिल्ली सल्तनत का दूसरा मूल दास था। क्योंकि पहला दास तो कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक खुद था। तो यह दिल्ली सल्तनत का दूसरा मूल दास था। ठीक है, जो दास
राजा बनेगा उसको अपन बोलेंगे मूलदास। तो ये दूसरा मूलदास था, ठीक है, दास वंश का दूसरा। जिस तरीके से कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुबी वंश की स्थापना की थी, इसने भी एक वंश की स्थापना की थी, उसका नाम था शमशी। शमशी वंश की स्थापना इसने की थी, ठीक है। कौन सा वंश की स्थापना की थी? उस वंश का नाम था शमशी वंश का, ठीक है। इसको साम्राज्य का स्वामी कहा जाता था। पूछ लेगा कि दिल्ली सल्तनत में साम्राज्य का स्वामी किसको कहा जाता था? वो कहा जाता था इल्तुतमिश को। इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, क्योंकि यह वास्तविक संस्थापक है, इसने यहाँ पर बहुत सारे काम कराए हैं, इसलिए इसको साम्राज्य का स्वामी कहा गया है ना। ऐसे भी इसको याद कर सकते हो दिमाग में, साम्राज्य का स्वामी कहा जाता है। तो यह तमाम तीन चार बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट मार्क करता हूँ। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसको कहा जाता है? इल्तुतमिश को। दूसरा, जो मूल दास है दिल्ली सल्तनत का, वो कौन था? इल्तुतमिश था। शमसी वंश की स्थापना की थी इल्तुतमिश ने। या पूछ लेगा इल्तुतमिश ने किस वंश की स्थापना की थी? शमसी वंश की स्थापना की थी। पूछ लेगा कि साम्राज्य का स्वामी किसको कहा जाता है? इल्तुतमिश को कहा जाता है। ये तमाम सारी बातें आपको पता होनी चाहिए, है ना। उसके बाद में अब आता है इल्तुतमिश के काम। इसने कौन कौन से काम कराए थे? जिस तरह से हमने देखा था कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, ऐसे ही हमें पता होनी चाहिए कि इल्तुतमिश है उसने कौन कौन से काम कराए थे, ठीक है। इसका जो पहला काम था कि इसने अपनी राजधानी है वो लाहौर से दिल्ली बनवाई। इसने अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली बनवाई, ठीक है। जैसा कि पहले बताया था मैंने, कुतुब मीनार का जो निर्माण करवाना है वो तो शुरू किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इसने उसको पूरा करवाया था, कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा करवाया, पूरा किया, ठीक है। इसने एकता प्रणाली की, या मैं कहूँ एकता व्यवस्था की शुरुआत की थी। अभी एकता क्या होता है? एकता नहीं, एकता है ना। इसने एकता व्यवस्था की शुरुआत की। जैसे कि आपने सुना होगा जमींदारी व्यवस्था। पहले के टाइम में क्या होता था? कोई जमीन है, कोई भूमि है, खेती बाड़ी है, तो वो भूमि है, कुछ पैसा राजा को सीधा जाया करता था, ठीक है। लेकिन कुछ सारे राजा थे वो वहां जगह पर पहुंच नहीं पाते थे, तो राजाओं ने जगह जगह पर सामंत बना दिए थे। सामंती व्यवस्था आपने नाम सुना होगा, सामंत बना दिए थे। तो कहते हैं कि कुछ जमीन पर तो राजा का सीधा हक था, राजा का सीधा अधिकार हुआ करता था कि सारा पैसा राजा के पास जाएगा। लेकिन कुछ जगह, कुछ जमीनों पर सामंतों का अधिकार हुआ करता था कि वो पैसा सामंतों के पास जाएगा। तो वही थी एकता व्यवस्था, ठीक है, जहां पर सामंती व्यवस्था को बना दिया गया था, ठीक है। तो एकता व्यवस्था है उसकी शुरुआत की थी। और एकता का जो मुखिया होता था, एकता का जो मुखिया होता था उसे कहते थे बली, ठीक है। एकता का जो मुखिया है उसे कहते थे बली या फिर मुक्ति। दोनों नाम आपको याद होने चाहिए, कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं कि एकता का मुखिया है वो बली या मुक्ति के नाम से जाना जाता था। साथ साथ इसने एक व्यवस्था और चलाई थी, उसे कहते हैं तुर्कान ए चालीसा। तुर्कान ए चालीसा, जैसा कि नाम से दिख रहा है, ये क्या होगा? यह 40 सरदारों का समूह होगा। समझ सकते हो, जैसे कि कहीं पर कोई सुरक्षा करनी है तो उस हिसाब से मान सकते हो, कहीं पर लड़ाइयाँ होनी है तो 40 सरदारों का ये समूह हुआ करता था, जिसको कहते थे तुर्काने चालीसा। इसका एक नाम और था, वो भी आपको याद होना चाहिए, चहलगामी। ठीक? चहलगामी या फिर तुर्काने चालीसा के नाम से इसको जाना जाता है, जिसमें 40 लोगों का एक समूह हुआ करता था, 40 सरदारों का समूह हुआ करता था। आपने एक इंपॉर्टेंट नाम है सुना होगा जिसने बहुत ज्यादा आतंक मचाया था, उसका नाम था चंगेज खान, ठीक है। चंगेज खान ने भारत पर हमला किया था। उस समय दिल्ली की गद्दी पर बैठा हुआ था इल्तुतमिश। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि चंगेज खान का दिल्ली में समकालीन राजा कौन था, मतलब उसके समय में राजा कौन था? तो वो था इल्तुतमिश, ठीक है। या क्वेश्चन पूछ लेगा कि किसके समय में चंगेज खान ने भारत पर हमला किया था? तो इल्तुतमिश के समय में। तो चंगेज खान के आक्रमण से दिल्ली को इल्तुतमिश ने बचाया था, ठीक। लिख देता हूं, चंगेज खान के प्रकोप से दिल्ली को इल्तुतमिश ने बचाया था, है ना। ये तमाम सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। कौन कौन सी बातें हैं यहाँ पर फिर वही मार्क कर देता हूँ इंपॉर्टेंट, कि जो राजधानी है लाहौर से दिल्ली गई, कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा करवाया,
इक्ता व्यवस्था की शुरुआत की थी। इक्ता का मुखिया होता था बली या मुक्ति। तुर्का ने चालीसा बनाई इसने। तुर्का ने चालीसा एक 40 सरदारों का समूह होता है जिसको चहलगामी भी कहते हैं, पता होना चाहिए। चंगेज खान किसका समकालीन था? इल्तुतमिश का। इल्तुतमिश के समय में जो चंगेज खान है उसने यहाँ पर दिल्ली पर आक्रमण किया था और इल्तुतमिश ने चंगेज खान के प्रकोप से दिल्ली को बचाया था। ये सभी बातें आपको पता होनी चाहिए। अब इल्तुतमिश के बाद में अब अगला राजा देखेंगे हम, रुकनुद्दीन फिरोज। इसके बारे में सेम वही आराम शाह की तरह वो आराम आराम से काम किया करता था। यह आदमी पूरे काम को रुक 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 के किया करता था। ठीक है, इसके बारे में ज्यादा कुछ पढ़ने को नहीं है। बस सिंपल सा आप यह पढ़ सकते हो कि यह इल्तुतमिश का बेटा हुआ करता था। कि जो इल्तुतमिश हमने अभी देखा था जिसको वास्तविक संस्थापक कहते हैं, तो उसने तो बहुत बड़ी बढ़िया काम किया है, इसने कुछ नहीं करवाया। तो यह इल्तुतमिश का बेटा था। बस हमें पढ़ने को बस ये है। फिर इसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट नाम आपने नाम सुना भी होगा, रजिया सुल्तान का। ठीक है, रजिया सुल्तान ये बेटी हुआ करती थी इल्तुतमिश की। इसके बारे में बहुत कुछ पढ़ने को है, लेकिन हमें सिर्फ एग्जाम को देखते हुए दो तीन बातें ही देखनी है। यह रही थी 1236 से 40 तक रही थी। ठीक है, याद हो तो ठीक, नहीं हो तो ठीक। यह कौन थी? बताया था मैंने अभी आपको कि जो इल्तुतमिश है यह इसकी बेटी हुआ करती थी। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जाता है, यह भारत की क्या है? एकमात्र सिंगल महिला मुस्लिम रानी है। ठीक है, महिला मुस्लिम रानी है। ठीक है, एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत की एकमात्र महिला मुस्लिम रानी कौन है? वो है रजिया सुल्तान। ठीक है, उसके अलावा पति का नाम कई बार पूछ लिया जाता है। इसके पति का नाम था अंकतुनिया। अंकतुनिया, यह कौन था? यह गवर्नर हुआ करता था भटिंडा का। जो पंजाब में भटिंडा, ये वहां का गवर्नर हुआ करता था। तो पति अंकतुनिया और रजिया की मौत को मार दिया गया था। कहां पर? कैथल में। कैथल पड़ता है हरियाणा में। ठीक है, कैथल पड़ता है हरियाणा में। ठीक है, तो इसके पति अंकितुनिया हैं जो भिकंका के गवर्नर हुआ करते थे। उनकी उनको मार दिया गया था, उनकी मौत हो गई थी। कहां पर? कैथल में। रजिया और दोनों को मार दिया गया था। कौन कौन से आपको एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट देखना है? पहला तो यही थी कि इल्तुतमिश की बेटी हुआ करती थी, भारत की एकमात्र महिला मुस्लिम रानी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार पूछ लेते हैं कि रजिया सुल्तान के पति का नाम क्या था जो भिकंका के गवर्नर हुआ करते थे? अंकितुनिया। और कहाँ के थे? भिकंका। दोनों नाम याद होने चाहिए। कभी बार पूछ लिया जाता है इन दोनों को कहाँ मार दिया गया था? कैथल में। ठीक है, इन सब बातों का आप कॉपी में नोट डाउन करते हुए चलना। ठीक है, अब आता है बलबन। बलबन के बारे में भी बहुत कुछ पढ़ने को है अपने पास में। कौन कौन सी बातें पढ़ेंगे? पहली बात तो यही देखेंगे कि बलबन है वो रहा था 1266 से 87 के बीच में। 1266 से 87 के बीच में बलबन रहा था। फिर वही बात कहूंगा मैं आपसे, याद हो तो ठीक, नहीं हो तो ठीक। आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाए बाद में। ठीक है, पहली बात तो यही आती है बलबन के बारे में कि बलबन का नाम क्या था, जिसके नाम से इसको जानते थे। तो बलबन का प्रसिद्ध नाम क्या था? तो बलबिन जो बलबन है उसका प्रसिद्ध नाम था, फेमस नेम था, वो था गयासुद्दीन बलबन। एग्जाम में कई बार ये पूछा जाता है, गयासुद्दीन बलबन। गयासुद्दीन बलबन जो बलबन है वो प्रधानमंत्री हुआ करता था। ये किसका प्रधानमंत्री था? यह था नसीरुद्दीन का प्रधानमंत्री था। यह है नसीरुद्दीन का प्रधानमंत्री हुआ करता था, जो बाद में राजा बनता है। ठीक है, प्रसिद्ध नाम क्या है? गयासुद्दीन बलबन है। यह नसीरुद्दीन का प्रधानमंत्री हुआ करता था। साथ ही साथ हमने अभी देखा भी था कि इल्तुतमिश ने तुर्कान चालीसा बनाई थी, जो 40 सरदारों का समूह हुआ करता था, जिसको चहलगामी भी कहते थे। तो बलबन है वो तुर्कान चालीसा का एक सदस्य भी था, मेंबर भी था। और बलबन ही तुर्कानी चालीसा को खत्म कर देता है, तहस नहस कर देता है। ठीक है, तुर्कान चालीसा का एक मेंबर हुआ करता था बलबन। ये तीन चार बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। इसकी उपाधि है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसका नाम है जिलल ए इलाही। जिलल ए इलाही, इसका मतलब होता है शेडो ऑफ गॉड। यह बोलता था कि मैं जो भी काम करता हूं ऐसा काम करने के लिए मुझे भगवान बोलता है। मैं भगवान की छाया हूं, मैं भगवान की परछाई हूं।
मैं भगवान के कहने से सारे काम कर रहा हूँ, ठीक है। एक तरह से मैं ही भगवान हूँ। तो उपाधि है जिलल ए इलाही, ये आपको पता होनी चाहिए। कौन सा, इसका जो फेमस नेम क्या था, गयासुद्दीन बलबन, याद होना चाहिए। क्वेश्चन पूछते हैं कि बलबन किसका प्रधानमंत्री हुआ करता था, नसीरुद्दीन का, याद होना चाहिए। तुर्कानी चालीसा का मेंबर था, पता होना चाहिए। उपाधि क्या थी, पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिलल ए इलाही। इसके बाद में वही बात आएगी किसने कौन कौन से काम करवाए थे। इसने भी कुछ काम करवाए थे, देख लेते हैं वो कौन कौन से काम थे। पहला काम तो इसका यही था कि इसने तुर्कान ये चालीसा जिसका ये मेंबर हुआ करता था उसको तहस नहस कर दिया। तुर्कान ये चालीसा को तहस नहस कर दिया, या मैं कहूँ खत्म कर दिया, ठीक है, जिसका ये खुद मेंबर हुआ करता था। इसने एक त्योहार शुरुआत की थी, उसका नाम था नवरोज त्योहार। नवरोज त्योहार को हम फिर पढ़ने में आएगा जब हम पढ़ेंगे औरंगजेब के बारे में। इसने नवरोज त्योहार की शुरुआत की। इसने दो प्रथा चलाई थी। एक प्रथा का नाम था सिजदा, सुना भी होगा आपने गाना कि मैं तेरा सजदा करूं, ठीक है। इसने जो सिजदा प्रथा है उसकी शुरुआत की थी। हो सकता है समझ नहीं आ रहा हो कि होता क्या है। इसका मतलब होता है कि किसी को पैरों पर दंडवत प्रणाम करना। जैसे देखा होगा कि बहुत से लोग बिल्कुल लेट कर दोनों हाथ जोड़कर किसी को नमस्कार करते हैं जमीन पर सोकर, तो वही होता है सिजदा। एक होता है पैबोस। इसने पैबोस प्रथा की भी शुरुआत की थी। उसका मतलब होता है पैरों को चूमना, पैरों को चूमना, ठीक है। तो दोनों प्रथा की इसने शुरुआत की थी, सिजदा और पैबोस। इसने लोहे और रक्त की नीति चलाई थी। क्या नाम था, इसने लोहे और रक्त की नीति चलाई। मतलब अगर आपका कहीं काम ना बने तो तलवार से उसका खून बहा दो, ठीक है। तो इसने लोहे और रक्त की नीति चलाई थी। इसने एक सैन्य विभाग की भी स्थापना की थी। सेना का विभाग बनाया था, अलग से डिपार्टमेंट बनाया था जैसे आजकल होता है। तो सैन्य विभाग की स्थापना की थी। उसका नाम था दीवान ए अर्ज। क्या नाम था, दीवान ए अर्ज, ठीक है। एक पता होना चाहिए आपको कि दिल्ली सल्तनत का यह बहुत सबसे कठोर, सबसे रूढ़ और सबसे पावरफुल, शक्तिशाली राजा हुआ है, ठीक है। तो कौन कौन सी बातें आपको देखनी है इंपॉर्टेंट। पहली बात तो यही थी कि तुर्कान चालीसा को इसने तहस नहस किया था। इसने नवरोज त्योहार की शुरुआत की थी। इसने सिजदा और पैबोस प्रथा की शुरुआत की थी। इसने लोहे और रक्त की नीति चलाई थी। कई बार एग्जाम में पूछेगा कि लोहे और रक्त की नीति किसने चलाई थी, बलबन ने चलाई थी, ठीक है। सैन्य विभाग की स्थापना की थी, उसका नाम पूछ लेगा, दीवान ए अर्ज। और सबसे जो कठोर था और शक्तिशाली था वो कौन सा राजा था, दिल्ली सल्तनत का दास वंश का, वो था बलबन। ये आपको पता होनी चाहिए। फिर इसके बाद में जो राजा बनता है वो था इसका पोता, और इसका पोता था उसका नाम था कैकुबाद। तो इसके बारे में ज्यादा कुछ पढ़ने को नहीं है। पहली बात तो यही पढ़नी है, कैकुबाद था यह बलबन का पोता हुआ करता था, ठीक है। इसका जो टाइम पीरियड था वो था 1287 से 90 के बीच में, ठीक है। ये बलबन का पोता हुआ करता था। कैकुबाद का एक बेटा हुआ करता था, प्यारा सा नाम है क्यूमर्स, ठीक है। ये बलबन का पोता था और इसका बेटा था उसका नाम था क्यूमर्स, ठीक है। और कैकुबाद है यह इस वंश का, कौन से वंश का, दास वंश, गुलाम वंश, मामलुक वंश, स्लेव डायनेस्टी का अंतिम राजा था, ठीक है। यह अंतिम राजा था, ठीक है। क्योंकि कैकुबाद और क्यूमर्स इन दोनों की हत्या कर दी थी। किसने, आपने सभी ने नाम सुना होगा, जलालुद्दीन खिलजी, जिसकी बाद में हत्या कर देता है अलाउद्दीन खिलजी, आपने मूवी में देखा भी होगा, ठीक है। तो कैकुबाद और क्यूमर्स है, इनकी हत्या कर देता है कौन, जलालुद्दीन खिलजी। और इसके बाद में एक नए वंश की शुरुआत होती है, उसी वंश का नाम है खिलजी वंश, खिलजी डायनेस्टी,
ठीक है, कौन कौन से काम की बातें हैं? बलबन का पोता था, पूछता तो नहीं है फिर भी याद हो जाएगा अपने आप ही आपको। केकुबाद के बेटे का नाम था क्यूमर्स। और दास वंश का अंतिम राजा कौन था? केकुबाद। आपको पता होना चाहिए कि दास कोई भी वंश है उसकी स्टार्टिंग किसने की है, फाउंडर कौन रहा है, और उसका अंतिम आखिरी राजा कौन रहा है। एग्जाम में कई बार पूछते हैं। तो केकुबाद और क्यूमर्स की हत्या कर दी जलालुद्दीन खिलजी ने। और फिर शुरुआत होती है एक नए वंश की, और उसी वंश का नाम था खिलजी वंश, जिसके बारे में हम अगली क्लास में देखेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, पढ़ने में आपको मजा भी आया होगा और चीजें आपको याद भी हुई होंगी। यहीं से आपको एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, आप यकीन मानना है चीज का। और कुछ चीजें रह जाती हैं उनको हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में देख लेंगे, बहुत ही आराम से, बहुत ही अच्छे से। अगर आप वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाएंगे। कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, नीचे कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। बाकी अपना ध्यान रखें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।